नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट बीओ 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो जिसमें आज जो है हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिससे संबंधित हम 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं और इसी तरीके से आगे भी हम श्रृंखला लेकर आते रहेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो कुछ अभी जल्दी 15 अगस्त के बाद हम जो है लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्टों को लाइव बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे। तो चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कितने तापमान पर दूध का पाश्चरीकरण होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, 62.8 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस, दोनों पर या दोनों में से किसी एक पर। तो इसका हमारा विकल्प होगा सी, दोनों पर। देखिए भाई, इसका जो दूध का पाश्चरीकरण है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसको पहले 62.8 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको 71.7 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके फिर ठंडा करके इसको पैकेट में पैक कर देते हैं, जिससे दूध की जो है आयु बढ़ जाती है। इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पैकेट वाले दूध होते हैं आपके और जो पैकिंग वाले जो दूध होते हैं वो सभी आपके पाश्चराइज्ड होके ही आते हैं। मतलब पाश्चरीकरण का मतलब ये हो गया दूध को संरक्षित करना। अगला प्रश्न हमारा, किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र? तो इसका हमारा विकल्प सी सही है, तटीय क्षेत्र। ठीक भाई। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य में टैपियोका खाया जाता है? बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर या केरल? तो भाई आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार आ चुका है। तो ये जो है आपका केरल में टैपियोका खाया जाता है, ये वहाँ पे खाद्य पदार्थ है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन है, क्या है भाई? मडुआ रोटी, भुट्टे की खीर, छेना पेड़ा या बेरमा? तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प बी सही है, भुट्टे की खीर। भुट्टे की खीर को मध्य प्रदेश में बड़े चाव से खाते हैं, वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है। जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है, वैसे ही मध्य प्रदेश का भुट्टे की खीर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है कौन है? कोढ़, निमोनिया, तपेदिक या उपरोक्त सभी? तो देखिए भाई, कोढ़, निमोनिया, तपेदिक, तीनों ही ये जो रोग हैं जीवाणु जनित हैं, मतलब ये जीवाणु से होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पोलियो होता है किससे होता है भाई? मच्छर के काटने से, मक्खियों के द्वारा, दूषित जल और भोजन से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भैया जो पोलियो है वो आपका होता है दूषित जल और भोजन से, दूषित जल और भोजन से। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है कौन कौन से हैं भाई? पी और सी, ए और डी, के और बी या ई और के? तो देखिए इसकी हम ट्रिक बता देते हैं आपको। जल में जो घुलनशील है वो आपके बी और सी। और बसा की बात करें तो बसा में होते हैं आपके ए डी ई के। तो ये हो गया आपके जल में, और बसा में होते हैं एडेक। तो ये आप याद कर लीजिए, इसका हमारा विकल्प हो गया पहला बी और सी। अगला प्रश्न हमारा, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया होता है लोह, आयोडीन, कैल्शियम या फास्फोरस? तो ये होता है आपका लोहे की कमी से, शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसे हो सकता है, क्या हो सकता है? बेरी, रिकेट्स, मोटापा या रतौंधी? तो देखिए भाई, आप सभी जानते होंगे या पढ़ा भी होगा कि वसा की अधिकता से क्या होता है? मोटापा घेर लेता है इंसान को। तो जो वसा है वो आपका चर्बी के अंदर जमा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जमा हो जाता है, और जिससे आपका मोटापा बढ़ने लगता है, जो कि अनेक प्रकार की बीमारियों को शरीर में जन्म देता है। अगला प्रश्न हमारा, किस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज या चिकनगुनिया? तो भैया इसका हमारा जो विकल्प है मलेरिया, बी मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? तो देखिए भैया, एड्स नहीं होती, टाइफाइड, हाँ बिल्कुल टाइफाइड जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। टाइफाइड जो बीमारी होती है, ठीक है, किससे? दूषित जल के पीने से। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का स्रोत है। भैया हम सभी लोग जानते हैं नमक हमें कहाँ से मिलता है? समुद्र से, और नमक के अंदर क्या होता है? आयोडीन होता है। तो समुद्री शैवाल से क्या मिलता है हमें? आयोडीन मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनिवोर्स? तो भैया ये होते हैं आपके स्कैवेंजर। क्या होते हैं? स्कैवेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। ठीक है भैया।
अगला प्रश्न हमारा जल जनित रोग है, कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? तो जल जनित रोग जो है आपका अतिसार है, इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं पैचिस। अगला प्रश्न हमारा, डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या एनाफ्लीज मच्छर? भाई इसको समझ लीजिए ध्यान से। एडीज मच्छर होता है डेंगू रोग का वाहक, और एनाफ्लीज मच्छर क्या होता है? मलेरिया का। किसका? मलेरिया। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सा रोग है भाई? चेचक, मलेरिया, प्लेग या तपेदिक? तो चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है प्लेग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ? तो भैया देख, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। ठीक है, ये किससे बनता है? ये जो बांस के पेड़ में द्रव्य निकलता है उससे बनता है, तो ये क्या है? बीज नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक? देखिए अभी पीछे हमने बताया दूषित जल से होती है पोलियो, लेकिन रुके हुए पानी से मलेरिया। क्यों? देखिए रुके हुए पानी में मलेरिया का जो वाहक है मच्छर आपका एनाफ्लीज, वो जन्म लेता है और वो जो है फिर उससे रोग फैलता है। तो मलेरिया जो है रुके हुए पानी में, क्योंकि जो एनाफ्लीज मच्छर है वो उसी में अंडे देता है, रुके हुए पानी में या गंदे पानी में, ठहरे पानी में। अगला प्रश्न हमारा, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़, तना, फूल या फल? जड़, तना, फूल या फल? तो भैया लौंग और केसर जो आपके फूल हैं, देखिए जड़ तो हो नहीं सकते ना तना हो सकते, फूल और फल में हो सकता है, लेकिन फूल आप केसर देखा होगा आपने और लौंग भी देखी होगी, तो वो कैसे होते हैं? फूल की आकृति के, तो फूल होते हैं वो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मार्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक, मृदा एवं जल, पशु या पक्षी? तो भैया ये हैं आपके जीवाणु एवं कवक। जीवाणु एवं कवक ये पृथ्वी को, अब मार्जक का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला, तो जितने भी आपके मृत मृत वो होते हैं, जीव जंतु हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जो, तो उसको ये क्या कर देते हैं? गला देते हैं। अगला प्रश्न हमारा, झूम खेती होती है कहाँ होती है? केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु? तो झूम खेती जो है पहाड़ों में, मतलब पहाड़ का मतलब कह सकते हैं जो ढलानदार क्षेत्र होते हैं उनमें होती है, तो मेघालय इसका विकल्प सही है। देखिए केरल, बिहार और तमिलनाडु तीनों कैसे हैं? समतल इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, जबकि मेघालय कैसा है? पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे झूम खेती होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? तो भैया ये आपका नीली हरी शैवाल, ये क्या करती है? जो स्वतंत्र वायुमंडल में क्या है? स्वतंत्र नाइट्रोजन है, उसको स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पतन या वृष्टि? तो ये है आपका वृष्टि। देखिए कृषि को प्रभावित करने की अगर बात हो रही है तो इसमें वर्षा का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? देखिए अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि दोनों से ही फसल पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उससे भी, और बहुत कम हो रही है तो उससे भी। तो वृष्टि जो है, बारिश जो है का कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कृषि को। अगला प्रश्न हमारा, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्क, फूल या उर्वरक? तो ये आपका संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद। देखिए सेरीकल्चर अलग है, सिल्वीकल्चर की बात हो रही है। अगला प्रश्न, टसर, मूंगा, एरी और कोसा है, क्या है? मुर्गियों की किस्में, रेशम की किस्में, मछलियों के नाम या चाय के प्रकार? तो भैया टसर आपने सुना होगा, टसर हम गर्दन में पहनते हैं, जो धागा काला काला होता है, तो वो क्या होता है? एक रेशम हो गया। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी विकल्प भी क्या होंगे? रेशम की किस्में होंगी। टसर, मूंगा, एरी और कोसा, ये क्या है? रेशम की किस्में। अगला प्रश्न, रेशम होता है एक प्रकार का क्या? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो वसा, रेशम जो है एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते हैं? लेटेराइट, लाल, जलोढ़ या काली? तो ये आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो कपास जो है काली मिट्टी में अच्छी होती है, तो कपासी मृदा हम बोलते हैं काली मिट्टी को। किसे? काली मिट्टी को। अगला प्रश्न, लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय, लाल, लेटराइट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आप सभी जानते होंगे, लद्दाख जो है मरुभूमि कहलाती है। तो मरुभूमि में कैसी भूमि मृदा होगी? मरुस्थलीय मृदा। कैसी? मरुस्थलीय मृदा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? गेहूं की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, रबड़ की खेती के लिए या ज्वार की खेती के लिए? तो महाराष्ट्र जो है आपका ज्वार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में ज्वार उगाया जाता है पूरे भारतवर्ष से ज़्यादा।
अगला प्रश्न, अजवाइन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में या गोवा में? तो अजवाइन जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है बिहार में। कहाँ? बिहार में। तो ये हमारी सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको जो ये सीरीज़ पसंद आई होगी और ये प्रश्न जो है आपके परीक्षा में काम आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। बाकी आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।